वेलकम स्टूडेंट्स। चलो आज हम वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, इससे पहले आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 2 डायमेंशन मैं रिवाइज कर देता हूँ। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है। ये आप बचपन से ये काम करते आए हैं। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या डिफरेंस है, देखिए ये है आपके पास 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस ये फिगर देखिए। लेट 2 पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है इसको ओ ले लेते हैं, और एक जो लाइन है ओ एक्स, इसको एक्स डैश ले लो, वाई और इसको वाई डैश ले लो। तो एक लाइन है एक्स डैश ओ एक्स और एक लाइन है वाई ओ वाई डैश। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये आपको पता है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे ये पॉइंट है 2, 2, 3। सपोज करो दिस इज पॉइंट बी 2, 3। अब ये पॉइंट ड्रा करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर इसका एक्स, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है। अगर ये 2 पॉजिटिव है तो राइट साइड, 2 नेगेटिव होंगे तो वो लेफ्ट साइड जाएगा। ये आपको पता है। मतलब बोलने का, अगर सपोज करो हमारे पास कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। एक्स की जगह कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा हमारे पास एक्स, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा बाई, ये बाई कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस बाई, यानी कि ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बी से, और पॉइंट बी से ही आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया टू बाई एक्सिस पे। अब देखिए इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल बन गई या स्क्वायर बनेगा, कुछ भी बना लो। तो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स आएगा, और अगर ये बाई है तो आपके पास ये भी बाई आएगा। ये आपको पता है सब कुछ। इसमें को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में से हम किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ 2 ही डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं, एक लेंथ या विड्थ या लेंथ या हाइट। इसमें हमारे पास तीसरा कुछ भी नहीं है। और अब आते हैं, मैंने यहाँ पर एक आपके रूम का एक बनाया है, लिया है मैंने, ये रूम का है। अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में अब क्या है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए जहाँ पर अर्थ में जहाँ पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पर आपको जो आपकी जो ऑब्जेक्ट्स है, आपका घर है, आपका कोई चाय पत्ती का डिब्बा है या चौक का डिब्बा है, या आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, या आपकी बुक है, वो हमेशा सारी क्या वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, डेप्थ भी है, या कुछ भी ऐसा ही कह लो। ठीक है। तो देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझने के लिए आपकी इमेजिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इमेजिन करोगे यहाँ पर हर कुछ। आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप एक पेपर पे पूरी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए मैंने यहाँ पर एक रूम लिया, ये आपका हो सकता है ऐसा ही आपके घरों में भी रूम है। एक बार ये देखिए, ये रूफ है, ये फ्लोर है, एक साइड वाल है, ऑपोजिट वाल है, और एक वाल ये है, और इसके इधर की वाली वाल जो आपको दिख नहीं रही है, इसमें एक वॉल ये है, ये डोर है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो कोना है, जहाँ पर ये जो कोना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास फ्लोर, ये वॉल और ये वॉल, ये तीनों ही यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए इस यहाँ से मैं इस कोने से एक लाइन इस तरह से ले लेता हूँ। ये आ गई रूम की हाइट और ये हो गई रूम की विड्थ। ठीक हो, ये हो गया आपके पास लेंथ, रूम की लेंथ, हाइट और विड्थ। यहाँ पर मैंने लिख दिया x,
यहाँ पर मैंने लिख दिया y और यहाँ पर लिख दिया मैंने z। ये तीनों जो लाइनें हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये आपके पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको ले लिया मैंने 0। ठीक हो गया। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें जो 2 डायमेंशनल में था उसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस ही लेते थे, मगर ये 3 डायमेंशनल है, यहाँ पर हम x एक्सिस, अब पूरे आप किसी को भी x एक्सिस मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये x एक्सिस लिखा है तो आप इसी को x एक्सिस लो, नहीं। पर मेरा अपना ये है, मैं पूरे चैप्टर में 3 डायमेंशनल में भी और ये मैं यहाँ पर ही x एक्सिस लूँगा ताकि एक ही स्केल लूँगा ताकि डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया और ये z एक्सिस आ गया, यानी कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस OX, OY, OZ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट फॉर्म ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे है कि भाई जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट लिया, 2 डायमेंशनल में हम कैसे लेते हैं पॉइंट P, X, Y, X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर इस सिस्टम में हम 3 डायमेंशनल में हम पॉइंट कैसा लेते हैं P। अब देखिए, ये जो पॉइंट P है वो हम पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते, ये स्पेस में है, ये हवा में है, आपको इमेजिन करना है। मैंने यहाँ पर ये आपको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के बारे में पता लग गया, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ड्रा कर सकते हैं आप। तो देखिए, अब देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको पॉइंट होता है P। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, X, Y, Z, इस तरह से X, Y और Z। देखिए X क्या होगा, X क्या हो गया, पॉइंट P से X एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां जैसे ये था। अब ये देखिए, ये क्या है आपके पास P2, 3, यदि ये 2 क्या है, ये क्या डिस्टेंस, कहां से कहां तक, ये जो परपेंडिकुलर है और ये ओरिजिन से डिस्टेंस, ये 2। और ये 3 क्या है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द y एक्सिस। तो ये यूनिट 2 थे और ये यूनिट 3। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये O है तो यहाँ पर ये जो आएगा ये x आएगा, ये y एक्सिस है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, y होगा, और ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास z होगा। ये इस तरह से ये अब इसको मैंने इस फिगर में बनाया हुआ है कि आपको पता लग जाए। ये आपके पास पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। ओके, तो ये क्या होगा OX, ये x होगा, ये y होगा, ये डिस्टेंस y होगा और ये डिस्टेंस z होगा। ये आपने +1 में पढ़ रखा है। ठीक है। क्यों मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, मैंने बताना है आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, तो उसके लिए 3 डायमेंशनल को मतलब आपको मास्टरी होनी चाहिए आपकी 3 डायमेंशनल में। ठीक है। अब देखिए, ये मैंने एक डिब्बा बनाया है, आपके घर में चाय का डिब्बा ले लो, ये ले लो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके पास कोई भी क्यूब है, चाहे क्यूबॉइड है, उसके 6 फेसेस होते हैं। अब देखिए, एक फेस तो ये है, इसके ऑपोजिट भी एक फेस है, 2 हो गए, एक ये फेस है, इसके ऑपोजिट भी ये फेस है, 4 हो गए, एक टॉप फेस है और इसका वो बॉटम फेस है, ये हो गए। आप जो आपका डिब्बा है, एक डिब्बा लो, घरों में डिब्बे पड़े होते हैं, उसके जो ऊपर वाला जो कवर है उसको आप हटा को उसको अंदर ले जाओ और आपके पास ऐसे कोने मिलेंगे। और ये भी एक तरीका है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का। आपको वहाँ पॉइंट आराम से आप पॉइंट भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलो इस डिस्कशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, हम आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट होता क्या है, चलो जी। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन देखिए, पोजीशन वेक्टर, और इसको ब्रैकेट, इसको स्मॉल में P.V लिखते हैं। आगे जब भी मैं PV लिखूंगा इसका मतलब वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। देखिए, पॉइंट की पोजीशन को जो डिनोट करेगा उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पॉइंट की पोजीशन को, किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट जो वेक्टर करेगा उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब ये पोजीशन कैसे हम डिफाइन करेंगे,
कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो आप जैसा एक बॉक्स, चाहे उस बॉक्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। ये डिब्बा बनाना बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं है, ये डिब्बा बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने एक डिब्बा बना दिया। ये ओ ले लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने, ये वाई एक्सिस ले ली और मैंने ये जेड एक्सिस ले ली। ठीक हो गया। देखिए, ये डिब्बा है इंटीरियर, जैसे ये डिब्बा है, ये बनाया हुआ है, ये डिब्बा उसी तरह का मैंने ये डिब्बा बनाया हुआ है। अब इस डिब्बे की सहायता से हम, देखिए आपका ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है जहाँ पर 1 2 एंड 3 फेसेस आपको मिल रहे हैं, ये वहाँ पर उसको आप ओरिजिन ले लो। आप इमेजिन करो, ओरिजिन ले लिया और आपने ये जो लाइन है इसको आप वाई एक्सिस ले लिया, इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया और इसको हमने जेड एक्सिस ले लिया। जैसे ये फिगर है, ये अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक हो गया। अब आपने ये जो एज है, ये वाला जो है, इसको मैंने मान लिया कि ये दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी एक्स वाई जेड। मैंने ये पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। अब मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर इसका बनाना है। ठीक है। देखिए, पोजीशन हमेशा हमें एक फिक्स पॉइंट है, कोई मैंने इसको ओरिजिन माना है, तो ये मैंने वेक्टर बना दिया, ये इसकी डायरेक्शन, ये ओ पी, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और इसको हम आर भी लिखते हैं, इस तरह से आर भी लिखते हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है जी। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास एक्स वाई जेड, इज ए वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, इज ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, ये जो वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट, हुज इनिशियल पॉइंट इज ओ, ओरिजिन ओ, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं। एंड टर्मिनल पॉइंट, एंड टर्मिनल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज एक्स वाई जेड, पॉइंट एक्स वाई जेड। हिंदी में कहता है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वेक्टर्स में अगर कोई पॉइंट दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ओपी। और ओपी क्या, ओपी एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और टर्मिनल पॉइंट आपके पास पी है। अब इसको कैसे लिखते, क्या, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, द पोजीशन वेक्टर में पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड is written as OP वेक्टर, और दूसरी नोटेशन है R वेक्टर, अगर यहाँ पर बीच में स्मॉल r लिखा हो तो R वेक्टर इसका। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाई, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाई, वो आपको पहले पता है, अगर OP है तो इसका मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे OP मैग्नीट्यूड।
और आर मैग्नीट्यूड। अगर जब आर मैग्नीट्यूड लिख दिया, अब अगर मैग्नीट्यूड आर तो इसको हम सीधा आर भी लिखते हैं। अगर ये हटा के ये एरो हेड हटा के, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड में लिखा है। अब मैं आपको एक यहाँ पर झलक बता देता हूँ, वो आगे करेंगे हम क्या। देखिए, अगर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ओपी मैग्नीट्यूड, अगर आपके पास ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर ये देखिए, इफ P इज द पॉइंट x y z, देन मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं आगे इसको प्रूव करूंगा, मगर मैंने झलक बता दी कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपने जो पॉइंट्स के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर करो, उनको ऐड करो और अंडरूट ले लो, दैट्स ऑल। बस इतना सा काम, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपके पास आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 3 डायमेंशनल में नहीं बताऊंगा, यहाँ पर दोबारा ये आएंगे, ये 3 डायमेंशनल में ये फिर होंगे। अब आपके पास है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये 2 टॉपिक हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद आपके पास हम डायरेक्शन रेशियोज करेंगे। चलो तो मैं फिर वो डिब्बा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करोगे आप भी बना लोगे। ये लो जी, चलो मैं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना देता हूँ। ये आ गया बाई एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, और ये आ गया आपके पास x एक्सिस, x एक्सिस, और ये हो गया आपके पास ओरिजिन 0। ओके, ठीक है। मान लो सपोज करो हमारे पास कोई पॉइंट P है, P x y z, तो ये OP क्या होगा? OP क्या होगा? OP होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। OP क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, OP। ओके, ठीक है। मान लो ये जो OP वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, ये आपके पास देखिए x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बनाए, और z एक्सिस के साथ ये गामा एक्सिस बनाए। मतलब लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P x y z makes angles alpha, beta, gamma with x axis, y axis and z axis। मान लिया, ठीक है। कोई वेक्टर है आपके पास, P पॉइंट है, उसका मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया OP, वो अल्फा बनाता है x एक्सिस के साथ एंगल, बीटा बनाता है y एक्सिस के साथ एंगल, और गामा बनाता है z एक्सिस के साथ एंगल। ये z एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स।
अभी डायरेक्शन कोसाइन की बात हुई ही नहीं है। देयरफॉर अल्फा द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। इनको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ओके, अच्छा, अब अल्फा बीटा गामा तो डायरेक्शन एंगल्स हो गए। अब कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स, अब डेफिनेशन है किसकी? डायरेक्शन कोसाइंस की। कोसाइन COSINE, कोसाइंस ऑफ द कोसाइन COSINE, कोसाइन of the direction angles are called direction cosines of the position vector OP. Okay, that is अच्छा, and are denoted by L is equal to cos alpha, cosine of the direction angle। अल्फा क्या है? डायरेक्शन एंगल। कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल यानी कि cos अल्फा। M is equal to cos बीटा, N is equal to cos गामा। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और ये फार्मूला हम कब लगाते हैं? ये वाला फार्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमें डायरेक्शन एंगल्स पता होते हैं। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम ये आपके किताब में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा। आपकी किताब में 1-2 क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्शन एंगल्स दिए हैं, तो आपने डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालने वो आप इसमें आपको दिया हुआ है ये सारे। ठीक है, अच्छा, ये तो आ गया LMN। आपके पास क्या है? इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ। नोट क्या? व्हेन डायरेक्शन एंगल्स आर गिवन, देन यूज this formula, use this formula। या डेफिनेशन लिख लो, फार्मूले की जगह डेफिनेशन, टू कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस। मैंने यहां पर आपको लिख दिया, अभी बता दिया। प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो ये ठीक हो गया। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक हो, अब उसके बाद है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। ठीक हो गया, देखियो, डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर्स। डायरेक्शन रेशियोज जो है वो नंबर्स हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर्स। मान लो ABC। डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर्स, मान लिया ABC, which are proportional, proportional, proportional to direction cosines, डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब कि अब डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे डिनोट करते हैं? LMN। डायरेक्शन रेशियो को मैंने क्या मान लिया? ABC। मतलब A/L इज इक्वल टू B/M इज इक्वल टू C/N। ये सारी जो डिवीजन है, रेशो है, वो सेम आनी चाहिए। मान लिया, उसको मैंने लिख दिया K।
ए को एल से डिवाइड किया तो भी के आएगा, बी और बी को एम से डिवाइड किया तो भी के आएगा, और सी को एन से डिवाइड किया तो भी के आएगा। मतलब ये डेफिनेशन है। प्रैक्टिकली हम ऐसा मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं करते हैं। बस आपने ध्यान से देखना है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। बस इसमें आपने डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब देखिए, यहाँ पर आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। कोई वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है वो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो वो जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, इनको ही बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। और अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। बस दैट्स ऑल, इतना सा आपने करना है। मगर जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो हम ये कुछ भी नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो आगे आगे चलते हैं, देखो क्या क्या होता है। अब देखिए, एक आपने नोट रखना है जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए आपको ये बहुत काम आएगा। नोट क्या है। नोट, देखिए नोट आपने क्या करना है। देखो मैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर बना रहा हूँ। ये बना लिए, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया, और ये जेड एक्सिस और ये आपके पास ओरिजिन आ गया। ठीक हो गया। सपोज करो दिस इज पॉइंट पी और ये है एक्स वाई जेड। तो ये बन गया आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। ठीक हो गया। अब अगर ऐसा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी आर, वो इसी के कोऑर्डिनेट होंगे, इसी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। बस ज़्यादा दिक्कत ये है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हमारे पास जो पॉइंट दिया होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा उसके पॉइंट के ही जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसी को ही हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। कोसाइंस नहीं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ठीक हो गया। और एक तो ये है नोट नंबर 1। नंबर 2 है कि रिलेशन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन क्या है वो आपको आगे पता लगेगा। अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ दोबारा रिपीट होगा तो आप समझ जाएंगे। सेकंड रिलेशन है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब डायरेक्शन एल क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। अभी आपने अभी पढ़ा डायरेक्शन कोसाइंस कैसे, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। एन इज इक्वल टू कॉस गामा ये होते हैं। इनको अगर आप स्क्वायर करें और इनको ऐड करें तो ये 1 के बराबर आता है। ये कैसे आता है वो आगे मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। अब तीसरा क्या है, अगर डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP position vector of the point P, A B C are direction ratios of the point or ratios of OP या वेक्टर के या कुछ भी कह लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर ये है। तो देन डायरेक्शन कोसाइंस आर, ये शॉर्टकट तरीका है। डायरेक्शन कोसाइंस L इज इक्वल टू A, डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं ए बी सी। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, ए अपॉन अंडूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन रेशियोज के का स्क्वायर करिए, इनको ऐड करिए, इसका अंडूट ले लिए और इसको ये तो ये एल आ जाएगा। एम क्या आएगा अब आप समझ के होंगे, बी अपॉन अंडूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपने 3 नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अगर क्या क्या दिया होगा, अगर आपके पास डायरेक्शन एंगल्स दिए होंगे अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन एंगल कैसे लगेगा पता, स्टेटमेंट में दिया होगा लेट द वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा, ये कुछ भी लिए विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपने क्या करना है, तब डायरेक्ट अगर एंगल्स दिए हैं आपके पास तो आपने डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन आपने जो निकालना है, उसके लिए आपने कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना है, बाकी जो प्लेसमेंट की ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज करनी है। अगर नंबर 1। सेकंड है, अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स नहीं दिए हैं, आपको डायरेक्शन रेशोज दिए हैं और इसका आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना है, तो भी आपने क्या करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, यानी कि इन डायरेक्शन एंगल्स को आपने स्क्वायर करना, ऐड करना, अंडरूट लेना है और एक एक को डिवाइड करते जाना, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस एंड सी अपॉन दिस। ये डिनोमिनेटर तीनों का एक जैसे ही है, तो ये एल एम और एन आएगा और ये रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कर लो, चाहे करके देख लो। अब ये जो रिलेशन है वो अगर इस एल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, m की वैल्यू भी आप यहाँ पुट करेंगे और n की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे, तो आप इसको स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे आपके पास तो अंडरूट कट जाएगा, एल से में कैसा आएगा, 1 तो बराबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आप खुद प्रूव करेंगे और आपने इतना सा यही सिर्फ याद रखना है। आगे हम करते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी अलग किस्म की है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स सिर्फ डेफिनेशन है। मैथमेटिक्स में हम जो अभी मैं अब जब पढ़ेंगे वो नहीं हम यूज़ करेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करना है, वो हम जब कंपोनेंट जब निकालेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। पर ये आपके पास बेसिक चीज़ है, ये डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आपको समझना जरूरी है। देखिए अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मैं आपके पास 2 सिचुएशंस देता हूँ। देखिए एक वेक्टर सपोज करो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर में दूसरी ये है, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो सकती है और एक सिचुएशन ये हो सकती है, एक वेक्टर बना दिया और एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब ये सिचुएशन और इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, देखिए एक वेक्टर आपके पास है, इसको मैंने लिख दिया ए वेक्टर, ए रेड वाला, ये सॉरी ब्लैक, और ये जो वेक्टर है इसको मैंने लिख दिया बी वेक्टर। सिमिलरली इस फिगर में भी मैंने लिख दिया ए वेक्टर और यहां पर मैंने लिख दिया बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या है, ए का जो टर्मिनल पॉइंट है, ए वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पर ए वेक्टर का और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही है, टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है, यानी कि ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। अब इस दोनों सिचुएशंस में हम इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक लॉ नहीं लगा सकते, 2 लॉ लगेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए आपके पास है 2 लॉज हैं। अगर ये सिचुएशन है तो क्या होगा और ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा। इस सिचुएशन के लिए हम लगाएंगे ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ किसके लिए, ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहां पर आप लिखे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ। साइंस के स्टूडेंट तो बड़ी भली भांति समझते हैं, मगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, अब देखिए, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर मिलेगा
हमारे पास वेक्टर मिलेगा। और ये देखिए ट्रायंगल बना रही है ये लो जी, और इसकी डायरेक्शन ये है। ओके, देखिए अब ट्रायंगल आपकी किताब में है, मैं एक डेफिनेशन लिख लेने वाला हूँ। आप ये और ये जो वेक्टर है ये बनेगा आपके पास a प्लस ये वाला वेक्टर, ठीक है। देखिए कहता है कि इफ टू वेक्टर्स a एंड b सच दैट टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर a is initial point of the vector b represented by two sides of अब ये ट्राइंगल बन गया ना, b represented by two sides of a triangle, then their resultant एडिशन को हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर को एडिशन को हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं, RESULTANT रिजल्टेंट। द रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये दोनों जो वेक्टर हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर ए और बी, इनका डायरेक्शन ऑर्डर में है, मगर जो इसका एडिशन आएगा उसका जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। देखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ को है, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है, और ये ऑर्डर में है तो ए प्लस बी की डायरेक्शन ये है, यानी कि ए प्लस बी ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। तो ये है आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ। अब पैरेललोग्राम में क्या है, कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम, तो इसको हम ऐड कैसे करते हैं। देखिए ये है, मैंने क्या करना है, मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूँ। पैरेललोग्राम को कंप्लीट का मतलब क्या हो गया कि इसके पैरेलल में लाइन ये लगा देता हूँ। पैरेललोग्राम आपने पढ़ा है क्या चीज़ होती है, और ये आपके पास ये पैरेललोग्राम बन गया। ओके, ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गया, मैंने इसको अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये अभी आपको पता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की ये है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर भी ए ही है, ये वेक्टर बी है तो इसकी ऑपोजिट ये वेक्टर भी बी है, ठीक हो गया। अब देखिए ये जो फिगर है वो यहाँ भी बन रही है, मैं इसके डायगोनल को मिला देता हूँ और ये लेता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर भी है तो ये क्या आएगा, अगर इस पोर्शन में मैं ट्राइंगल ला लगाता हूँ तो ये भी क्या आएगा, ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी कहाँ दे डायगोनल है किसका, पैरेललोग्राम का, ठीक हो। तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, इफ ए एंड बी आर को इनिशियल वेक्टर्स देन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू sides of a parallelogram, consecutive sides of a parallelogram, then their addition या resultant is given by the diagonal in opposite order. Okay, in the opposite same order. ये है पैरेललोग्राम लॉ और ये है आपके पास ट्रायंगल लॉ, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है प्रॉपर्टीज, ये आपकी किताब में दिए हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए नंबर 1, पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट ए बी सी बी 3 THRW 3 वेक्टर्स मैंने ऊपर ही मान लिया, ठीक हो गया। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए और बी को ऐड करो, चाहे बी और ए को ऐड करो, आपके पास रिजल्टेंट ए ही आएगा, ठीक है। अच्छा, विदाउट प्रूफ इसको आपने याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, उसके लिए हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं। देखिए कहता है कि
ए वेक्टर में पहले आप बी वेक्टर को सी वेक्टर को जोड़िए और उसके बाद फिर ए को ऐड करेंगे, या ए में आप बी वेक्टर को जोड़ेंगे उसके बाद आप सी वेक्टर को जोड़ेंगे तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। ओके, और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है, देखिए कहता है कोई वेक्टर है ए, इसमें हम कौन सा वेक्टर जोड़ें कि हमारे पास फिर ए वेक्टर ही आ जाए, जीरो वेक्टर। ए में जीरो वेक्टर जोड़ा तो हमारे पास ए आएगा। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और है, फोर्थ, क्या ये ए वेक्टर है, इसमें हम कितना जोड़ें कि जीरो वेक्टर आ जाए, नेचुरली माइनस ए वेक्टर। और ये क्या है, ए वेक्टर का नेगेटिव, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, ज्यादा इसमें आपने बॉदर नहीं करना है। ये तो हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इकट्ठा ही कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अगला नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। देखिए देखिए वेक्टर तो आपको पता है एक स्केलर, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक हो गया। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक वेक्टर बना लिया, ये मैंने एक वेक्टर बना लिया और इस वेक्टर का मैंने नाम ले लिया ए, ठीक हो गया। ये जो सपोज करो इसका जो इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा अब मुझे मल्टीप्लिकेशन, अब ये वेक्टर ए है, स्केलर का मतलब कांस्टेंट, मैंने निकालना है 1/2, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1/2 स्केलर आ गया और ये वेक्टर आ गया, ठीक है। ए वेक्टर है, उसको मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 यानी कि हाफ। तो अब ये 1/2 क्या होगा, देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका मैग्नीट्यूड 2.5 हाफ हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। और मैंने ये बना दिया ये वेक्टर, ये वेक्टर क्या है 1/2 ए, डायरेक्शन तो सेम है मगर इसका जो लेंथ है वो इससे हाफ है, ए से हाफ है। ए को मैंने माना 5 सेंटीमीटर सपोज करो, तो ए 1/2 ए कितना आएगा 2.5 आएगा, वो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि इससे हाफ। तो इसका मतलब ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बेसिक आइडिया, बस बाकी कुछ नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब ये ए है, आपको निकालना है सपोज करो -2 है, समझने वाली बात है, कोई बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए सपोज करो आपने निकालना है -2 है, अब -2 में क्या करेंगे आप, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा जितना ये है, ये तो आपके पास ए वेक्टर है, -2 ए है, अगर आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पहले तो -2 ए, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास -2a, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय, ठीक है। और अब हम कैसे, जैसे सपोज करो कोई वेक्टर है, a इज ए वेक्टर, k इज ए स्केलर, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं k इंटू ए वेक्टर, बात कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब हम कंपोनेंट पढ़ेंगे तो आपके पास बस आगे हम वहीं पहुंचने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के मैंने आपको बता दिया कि मीनिंग क्या होता है। अब आपके पास देखिए
what is ijk, what is I कैप जे कैप के कैप, हम ये क्या है ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि आई कैप जे कैप के कैप क्या चीज होती है। चलो ये है आई जे के क्या है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बार बार पूछते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, कहता है कि अगर कोई वेक्टर है आपके पास ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालें और वो आ जाए 1, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैप से, ई कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप क्या है, इनको जनरली हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओरिजिन ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, और ये आपके पास आ गया जेड। किताब में सब कुछ दिया, सिर्फ यहाँ पर आपने समझना है। इसके देखो ये है आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप क्या है आपके पास है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये आपने याद रखना कि आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर्स में हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक तो आपने एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपने नोट करना है, ठीक हो गया। अब सेकंड पॉइंट में आपने कि पोजीशन वेक्टर, किसी पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। चलो ये इम्पोर्टेंट है, मैं फिगर बनाता हूँ, बस मैं फिगर में बनाऊंगा, फिगर में ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि ये मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो प्रॉपर्टीज 3 डायमेंशनल में ट्रू हैं वो 2 डायमेंशनल में भी ट्रू होंगी। देखिए ये मेरे पास ओरिजिन आ गया, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने ले ली वाई एक्सिस, और इसको मैंने ले लिया जेड एक्सिस। ओके, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास कोई पॉइंट है P, दिस इज पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x y z। जैसे जाहिर है कि OP को मैं मिलाऊंगा तो मुझे मिलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। इसको हम R भी लिखते हैं या OP भी लिखते हैं, एक ही बात है, OP या R एक ही बात है, ठीक हो गया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, लेट, अब देखिए ये पॉइंट एक्स वाई जेड है ना, तो ये डिस्टेंस आपके पास x होगा, ये डिस्टेंस यहाँ पर y होगा, और ये डिस्टेंस z होगा, ये डिस्टेंस ये z होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक हो गया। मान लो कि आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्स। बस और कुछ नहीं है, एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर OP है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है आई जे के, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिए हैं, बस इतना सा आपको पता है ये। तो अब ये अगर इस तरह से हमारे पास कोई तो कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए अब आपने नंबर 1 ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर OP या और R, चाहे ऐसे नोट किया चाहिए। ये जो एक्स वाई जेड जो है, मतलब लैंग्वेज चेंज है, ये तो एक्स वाई जेड जो है वो होते हैं स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ किसके, पोजीशन वेक्टर OP के स्केलर। अब इनके साथ में जब ये आई जे के जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स आई कैप कोमा वाई जे कैप कोमा जेड के कैप। मैंने क्या किया,
आई जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है और आपके पास पॉइंट का जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स है, इनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो एक्स आई बाई कैप बाई जे कैप जेड के कैप आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी के पोजीशन वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा क्या है, ओपी in terms of components is written as OP वेक्टर कंपोनेंट के को ऐड कर दो, बस ये बन गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर आपको पॉइंट P, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल लेट P बी द पॉइंट 2 -3 7। अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। लेट देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय OP। हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है। और क्या आएगा, आई, ये 2 -3 7 है, इसमें आई कैप जे कैप और के कैप में मल्टीप्लाई करते तो आएगा 2i -3 जे कैप प्लस 7 के कैप। मैं कैप बार नहीं बोलता हूँ, आई जे के ही बोलता हूँ, कैप अंडरस्टूड है। तो देखिए कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आपने इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखना है, तो इसका तरीका ये होता है। बहुत बस ऐसे ही हम क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी की जो पिछली थ्योरी है वो आपने, अब आपकी नॉलेज के लिए आपने जेईई का एग्जाम भी देना है या जो आपने पढ़ रखा है उसको रिपीट करना है। ठीक है। अब ये देखिए, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना मैं आपको पीछे बता दिया। देखिए देयरफॉर ओपी मैग्नीट्यूड, आप क्या करना है, आपने ये जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो है 2 -3 और 7, इनका आपने स्क्वायर करना है और उसके बाद इसको आपने ऐड करना है। तो इसका ये मैग्नीट्यूड निकल गया 2 2 4 प्लस 3 3 9 प्लस 49, और ये हो गया आपके पास 49 और 13 52 62। तो ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। तो देखिए कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखते हैं और उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं। ये जो तरीका है ये आपको समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। देखिए अब वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। एडिशन of vectors in terms of components। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। मान लो लेट आपके पास एक वेक्टर दिया है, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर दिया a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और एक वेक्टर आपके पास दिया है b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये दो वेक्टर हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, और आपने इनको ऐड कैसे करना है, एडिशन करनी है। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी बता दूंगा कैसे करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करेंगे, वो सारे इसी एग्जांपल से आ जाएंगे। देखिए a प्लस b
मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना है। ये देखिए a प्लस बी मैंने लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, राइट साइड को भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसमें राइट साइड को भी मैं ऐड करूंगा b1i प्लस b2j प्लस b3k। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए अब एडिशन में यहाँ से और यहाँ से i कॉमन है तो a1 प्लस b1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आएगा, ये a1 प्लस b1i प्लस a2 प्लस b2j प्लस a3 प्लस b3k। मतलब आपने क्या करना है, एडिशन के लिए i j k के दोनों वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स को आपने ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। ये a प्लस बी आ गया। अब दूसरा, सपोज करो आपको माइनस ए निकालना है, अगर a है तो माइनस ए निकालना है, तो सबसे पहले इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगेगी। देखिए अगर मैंने यहाँ बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये a है, अब आपने माइनस ए निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए माइनस ए मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, आपके पास क्या आएगा, माइनस a1i माइनस a2j माइनस a3k। बस सिंपल सी, जैसे सिंपल अर्थमेटिक है। अब ये वेक्टर है a, आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब तीसरा बात क्या है, अगर सपोज करो आपने a और b को माइनस करना है, ये तो देखिए ये मैंने एडिशन बता दी, यहाँ पर मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दी, अब मैंने डिफरेंस बताना है। a वेक्टर और b वेक्टर को माइनस करना है, तो अब आपने कंपोनेंट को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आएगा, a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3k। इस तरह से हम आगे के क्वेश्चन में ऐसा ही हम करेंगे। ठीक हो गया। देखिए अब यूनिट वेक्टर तो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, यहाँ पर मैं एक आपको फार्मूला बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर को कैसे निकालना है, क्या करना है। यूनिट वेक्टर क्या, वो तो मैंने आपको बता दिया था, बड़ी ये था। देखिए अब मैंने वहां पर लिखा भी है, कहता है कि इफ सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर है a इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, सपोज करो। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज गिवन बाय a कैप, और क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक हो गया। अब a वेक्टर, यहां पर a कितना है, यहां पर मैंने a सपोज किया है xi प्लस yj प्लस zk, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर एडिशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक हो गया। अच्छा चलो आज के लिए इतना ही। अब आपके पास हाँ एक पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में मैं इनको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, देखिए अब आपको कोलिनियर, मैंने आपको बताया था कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स। ठीक हो गया। अब आपको कैसे आपने प्रूव करना है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए कोलिनियर क्या वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था। कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो जिनकी या तो सेम सपोर्ट हो या पैरेलल सपोर्ट हो। देखो
अब ये मैंने एक लाइन बना ली डॉटेड, ये लाइन है। ये अगर इसके ऊपर जो वेक्टर्स ड्रॉ होंगे उनको, उसके लिए ये लाइन जो है वो एक क्या आएगी, सपोर्ट आएगी। चलो मैंने एक वेक्टर ये बना दिया, ये वेक्टर, इसको मैंने लिख दिया ए बी, और एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, इसको मैंने लिख दिया सी डी, ठीक है। और एक मैंने लाइन अलग बना दी, L1 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ई एफ, एक वेक्टर और बना दिया मैंने यहाँ पर, और इसको मैंने लिख दिया ई एफ, ठीक हो गया। देखिए ये जो तीन वेक्टर्स है वो कोलिनियर कब होंगे, जब उनकी या तो सेम सपोर्ट हो या पैरेलल हो। ये जो लाइन L जो है वो पैरेलल होनी चाहिए L1 के, इसके लिए अब कंडीशन क्या है, ऐसे ऐसे दो वेक्टर्स को कंडीशन हमने कैसे प्रूव करेंगे। देखिए अगर हम, अब मुझे ये बताओ, पहले आपने +1 में पढ़ रखा है कि दो लाइंस, ये मैंने एक लाइन बनाई, एक ये आपस में पैरेलल कब होती है। सपोज करो ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी किया हुआ है आपने, और ये है y इज इक्वल टू mx प्लस k। क्या डिफरेंस है, c k, यानी कि पैरेलल लाइंस डिफर बाय ए कांस्टेंट। मतलब अगर आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन जो है, एवरी एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जैसे सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है वो डिफर कर रही है। इसका मतलब ये दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस डिफर बाय ए कांस्टेंट, बस इतना सा। तो देखिए ये वाला जो लॉजिक है, ये +1 का लॉजिक अगर हम यहाँ यूज करें तो हमें कोई दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, बस वो आपने याद रखना है कोलिनियर प्रूव करने के लिए, ठीक है। टू प्रूव याद रखना, नोट लिख लो चाहे, टू प्रूव टू वेक्टर्स A and B are collinear, COLLINEAR, we prove, हम ये प्रूव करेंगे या तो ये, या कि A वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम B वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर डिफर बाय ए कांस्टेंट, बस। या ऐसा हम प्रूव करेंगे, या हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू टाइम A वेक्टर। ये A और B जो है, ये जो लैम्डा है और ये म्यू है वो कांस्टेंट है। लैम्डा और म्यू जो है, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट्स। देखो एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर में एक कांस्टेंट से डिफर कर दें तो हम बोलेंगे कि हमारे पास कोलिनियर की प्रूव हो गई, ठीक है। अच्छा, माइनस भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनिटी ऑफ टू वेक्टर ये भी आपने ये अब देखिए, मैंने 2 लेक्चर में, ये थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, इसमें जितनी भी थ्योरी थी जो आपको परेशान करेगी, अब आपने ये भूल जानी है, आपने भूल के जानी है। आपने इसको ज़्यादा, आर्ट्स के बच्चों को मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, साइंस के बच्चों को तो पता है। आपने कंपोनेंट अगर कोई पॉइंट दिया है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है, बस आपने वहाँ से शुरू करना है। इतना सा याद रखना है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया है, P दिया है, P पॉइंट x y z इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये OP होता है, तो इसके कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, स्केलर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर कंपोनेंट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को कैसे आप करते हैं, IJK क्या है, बस आपने इतना सा याद रखना है। अब के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, और वो है आपके पास